हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको 7 चैप्टर के बारे में जानकारी दिया। लास्ट चैप्टर आपका 7 था। उसमें आपने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एक्सप्रेशन क्या होता है ना। तो ये सब आप इसके बारे में जानकारी लिया। इसके बाद आपने प्रश्न उत्तर भी लिख लिया होगा। आपसे उम्मीद करता हूँ आप घर में अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। एक आपको सूचना देनी थी कि आप अपने घर में तैयारी करते रहिए, आपका टेस्ट होने वाला है और सभी बच्चे ध्यान दें। टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाइएगा, अपनी कॉपी भी खरीद लीजिएगा, टेस्ट होने वाला है बच्चों। तो ये आपका जुलाई और अगस्त का असाइनमेंट ले लिया जाएगा, तो इसके लिए हम आपको टाइम देंगे। अपनी कॉपी की व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं उनमें से आप पढ़ लेंगे। आपका जो जुलाई और अगस्त का जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर दिया जाएगा। तो इन सभी को आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 मंथ का आपका असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान देंगे इसके लिए, लेकिन प्रश्नोत्तर भी आप याद करते रहे, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक वास क्या है, हैबिटेट क्या होता है बच्चों। तो इसका मतलब आप देखिए, प्राकृतिक वास यानी यही शब्द से एक अर्थ निकल रहा है कि ये हमारा वास स्थान, निवास स्थान जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जीवन यापन करते हैं, प्राकृतिक वास वही स्थान है जहां कोई जीव रहता है। क्या? प्राकृतिक वास वह स्थान है जहां कोई जीव कोई भी जीव रहता है। ऐसा नहीं कर सब यही करें, प्राकृतिक वास वह स्थान है जहां कोई जीव रहता है। इसका निर्माण विभिन्न पारिस्थितिक घटकों, निर्जीव तथा भौतिक वस्तुएं तथा सजीव अथवा जैविक घटक के द्वारा, यानी निश्चित रूप से कहा गया है कि प्राकृतिक वास वह स्थान है जहां कोई भी जीव रहता है। ये निश्चित नहीं है कि एक स्थान पर जीवित रहे, ये प्राकृतिक क्रियाएं होती है। आप सभी हमारे चक्र क्या है, प्रकृति है, प्रकृति के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपने हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्राकृतिक वास वह स्थान है जहां कोई भी जीव रहता है। उसमें क्या होगा, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के जीव भी करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं जीवन यापन बनाने के लिए। निर्जीव भी करता है, निर्जीव वस्तुओं को मतलब आप अच्छी सुरक्षित रखे हुए हैं। भौतिक वस्तुएं तथा सजीव अथवा जैविक घटक के द्वारा होता है। इसको पर्यावरणीय समष्टि भी कहा जाता है। पर्यावरणीय समष्टि में भौतिक घटकों जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता, वायुमंडल, उस क्षेत्र की मृदा द्वारा जीव एक दूसरे व पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, वह स्थान या वह वासस्थान जहां सभी जीव क्या करते हैं, निवास करते हैं, प्राकृतिक वास कहलाते हैं। यह पृथ्वी द्वारा होता है। पृथ्वी पर स्थित सभी प्राकृतिक वास जीवमंडल के भाग हैं। पृथ्वी पर स्थित सभी बताए, एक नहीं सभी, कौन सा? प्राकृतिक वास। पृथ्वी पर स्थित सभी प्राकृतिक वास जीवमंडल के भाग। किसके भाग है बच्चों? जीवमंडल के भाग है। जबकि पृथ्वी का सदा परिवर्तनशील रहती है, इस रूप में प्राकृतिक वास भी परिवर्तित रहता है। अरबों वर्षों से प्राकृतिक वास में अनेक प्रकार के जीवों की प्रजातियां रहती आ रही हैं। आज नहीं, अरबों वर्ष पहले से ही प्राकृतिक स्थान पर सभी प्रकार के जीव अपना स्थान, अपना निवास बनाए हैं
और निवास भी कर रहे हैं, चाहे वह किसी प्रकार का जीव हो। तो आप याद रखिए बच्चों, पृथ्वी पर स्थित सभी प्राकृतिक वाष्प क्या होगा, जीवमंडल की ये जीवमंडल के भाग होते हैं। जंतु अपना विशेष रूप से निर्मित शरीर इन्हें परिवेश में जीवित रहने के लिए सहायता प्रदान करती है। आप हमारे चारों ओर विभिन्न प्राकृतिक वाष्पों को देख सकते हैं, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या प्राकृतिक वाष्प हो सकता है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं तालाब, पर्वत, मैदान। तालाब, पर्वत, मकान, मैदान। ये तो आप मनुष्य की तरह बना लेते हैं। ये हमारा तालाब हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया बच्चों, रेगिस्तान, जंगल। इस समय जंगल का भी विनाश किया जा रहा है, जंगल धीरे धीरे काटे जा रहे हैं, हम अपने निवास स्थान बनाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, प्राकृतिक वाष्प आप देखे होंगे, जानते भी हैं। तालाब भी है, मैदानी क्षेत्र भी आप देखे होंगे, वन क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वाष्प होते हैं। यदि एक जीव मतलब कहना चाहिए तालाब में जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, पर्वत में भी जीव अपना जीवन यापन करते हैं, मैदान में भी रहते हैं, रेगिस्तान में जीव अपना जीवन यापन करते हैं, जंगल में भी जीव अपना जीवन यापन करते हैं। यानी सब क्या है, प्राकृतिक वाष्प हैं। इन स्थानों पर निवास करने वाले जीवों को प्राकृतिक वाष्प कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। प्राकृतिक वाष्प शब्द वातावरण की अपेक्षा अधिक विशिष्ट है। प्राकृतिक वाष्प का अर्थ सजीव तथा किसी जीव के रहने का स्थान है। यानी चाहे सजीव वह किसी प्रकार का हो, वह उसका निवास स्थान होना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर बात करते हैं तो ऊंट का नागफनी शुष्क, उष्ण व रेतीली मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं। उसी प्रकार से ध्रुवीय भालू का भी प्राकृतिक वाष्प बर्फीले क्षेत्र में होता है। वास्तव में प्राकृतिक वाष्प वह स्थान है जिसमें जलवायु, भौतिक घटक, लकड़ियां, पौधे, जंतु सम्मिलित होते हैं। एक ही प्राकृतिक वाष्प में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में मतलब जो विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ऊंट, नागफनी, शुष्क, उष्ण, रेतीली मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हुआ, प्राकृतिक वाष्प के बारे में आपको जानकारी दिया। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं प्राकृतिक वाष्प के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ प्राकृतिक वाष्प के घटक। अब आपको इसके बारे में मैं जानकारी दिया। हैबिटेट क्या होता है बच्चों, यानी नेचुरल हैबिटेट कौन सा है या आर्टिफिशियल कौन सा है, तो आपको पढ़ा है। नेचुरल पढ़ा है, जो प्राकृतिक वाष्प होता है वह जीव जो कहीं भी स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वाष्प। वो घोंसला बनाकर भी रह सकता है, नहर में भी रह सकता है, नदी में भी रह सकता है, जो जीव जिस लायक होगा उसी प्रकार से रहता है। जैसे मछली जल की ही रानी है, जीवन ही उसका पानी है। इस जीवन उससे व्यर्थ करेंगे तो उसे पानी से बाहर करना पड़ेगा। तो याद रखिए बच्चों, जैसे आपका मेढक होता है तो वह जल और उभयचर होता है, उसे उभयचर कहा जाता है बच्चों। तो राणा देवी ने इसका वानस्पतिक नाम होता है, राणा की नाम आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं प्राकृतिक वाष्प के घटक। प्राकृतिक वाष्प के कंपोनेंट्स ऑफ पहला पॉइंट होता है सजीव घटक, लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं बच्चों, सभी सजीव जैविक घटक कहलाते हैं। सभी सजीव क्या कहलाते हैं,
क्या है? सभी सजीव घटक जैविक घटक कहलाते हैं। सभी सजीव घटक जैविक घटक कहलाते हैं। पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैसे अपघटक व अपमार्जक जैसे घटक इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। पोषण के आधार पर सजीव घटकों को स्वपोषी एवं परपोषी कहा जाता है। यानी इन्हें पोषण के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पोषण किस प्रकार का होता है? वह आपका परजीवी हो या मिथोजीवी हो या परजीवी हो। पोषण के आधार पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक का नाम है स्वपोषी, दूसरे का नाम है परपोषी। स्वपोषी क्या कहलाता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ से क्या होगा बच्चों? ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो आप उसी से याद निकालना है कि अपना जीवन क्या करते हैं बच्चों? स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो एक शब्द में आप इसका लिखेंगे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन जब स्वयं बनाते हैं तो आप इसको लिख दीजिए, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं बच्चों? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि शब्द से निकल रहा है स्वपोषी। स्वपोषी में क्या होगा? वह जीव जो अपना भोजन क्या हो? हरे पौधे ही है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीव तो कोई है नहीं तो अपना भोजन स्वयं बनाया खा ले। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक आपको पता होगा बच्चों, मैं आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, ये जो हमारी हरी पत्ती होती है, क्यों हरी पत्ती होती है, इसके अंदर क्या होता है, तो आप इसको बारे में आपको यहाँ छोटी छोटी रेखाएं निकलती देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ पे रेखाएं देखने को मिलती है, इसमें महीन पतली पतली रेसे बनी होती है। बच्चों याद रखिएगा, आप जाकर हरी पत्ती देखिए और उसमें आपको ऐसे रेसे व्हाइट कलर दिखेगी, ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक बच्चों, कुछ तो डायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन कुछ क्या होती है, रेसे से निकलती हैं, ये देखिए इस प्रकार से बनी होती हैं। मतलब कहना चाहिए कि ये जो हमारे रेसे में पिगमेंट पाया जाता है और उस को क्या बोलते हैं? वर्णक। यानी कौन है वर्णक हुआ? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी दिखती हैं। कहा जाता है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे, एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा? सभी हरे पौधे। ये जो सभी हरे पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कहना चाहिए कि यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या होती है प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। आप इसके डेफिनेशन पढ़े होंगे बच्चों, या आपको लिखना हो डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं।
कि आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या होगा, सभी पौधे, इसमें क्या होगा, जितने भी हरे पौधे होते हैं वह अपना भोजन क्या होता है बच्चों, स्वयं बनाते हैं। इसकी अगर सूत्र की बात करता हूँ, आसानी करके देख लीजिए, CO2 प्लस क्या होता है 12H2O, क्या बनेगा आपका, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल क्या बन जाएगा, C6H12O6 हाइड्रोजन संख्या कितनी है, तो आप इसको क्या करें, फॉर्मूला करके क्या लिख लें, 6 ही लिख लें, 6CO2 + 6H2O, तो क्या बन जाएगा C6H12O6 + 6O2। आप इसमें देख सकते हैं कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 है, आप फिर की संख्या है 12 बच्चों 24, यहाँ कितने हैं बच्चों 24, अच्छा 18 हो जाएगा, तो 12 से 18 हो जाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन संख्या है यहाँ पे 12 है, यहाँ भी आपके यदि हम इसकी मात्रा यहाँ बढ़ा देते हैं बनेगा यही, लेकिन उसमें कुछ और पदार्थ बन जाएगा। C6CO2 + 12H2O4 का प्रभाव पड़े क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6H2O बन जाता है, लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ये डिग्री आपकी यहाँ जाएगी 11 और 12 में जाएगी। ठीक है, डिग्री आपकी ये होगी रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और एग्जाम्पल में सभी हरे पौधे होंगे। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों परपोषी। परपोषी को उपभोक्ता भी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स। परपोषी क्या होता है बच्चों, परपोषी को दूसरा पॉइंट होता है हेटेरोट्रॉप्स। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण तो आपने पढ़ा, और इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है आपका परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होगा, हेटेरोट्रॉप। इसके अंतर्गत परपोषी को हम क्या बोल सकते हैं, उपभोक्ता भी कहा जाता है। परपोषी क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। परपोषी को उपभोक्ता भी कहा जाता है। क्या है, उपभोक्ता पौधे अथवा उत्पादकों का पर निर्माण करते हैं या निर्भर करते हैं। उपभोक्ता पौधों अथवा उत्पादों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता पौधों अथवा अन्य किसी जीवों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे जंतु जो अपना भोजन अन्य जंतुओं अथवा पौधों से प्राप्त करते हैं परपोषी अथवा उपभोक्ता कहलाते हैं।
इसमें हम लिख लेंगे। लिखिए डेफिनेशन, वे जंतु जो अपना भोजन, वे जंतु जो अपना भोजन क्या करते हैं, वे जंतु जो अपना भोजन अन्य जंतुओं अथवा पौधों से, अन्य जंतुओं अथवा पौधों से, वे जंतु जो अपना भोजन अन्य जंतुओं अथवा पौधों से क्या करते हैं, अन्य जंतुओं अथवा पौधों से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, या परपोषी कहेंगे या उपभोक्ता। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, परपोषी, परपोषी या उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता का मतलब जानते हैं क्या होता है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होता है, वे जंतु जो अपना भोजन अन्य जंतुओं अथवा पौधों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं या प्राप्त करते हैं, परपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं बच्चों, थोड़ा देखिएगा इसमें। परपोषी को पुनः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में वर्गीकृत किया जाता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इन सभी वर्गों में इसे विभाजित किया जाता है। थोड़ा सा 2 मिनट इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं बच्चों, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में पहला पॉइंट होता है शाकाहारी। शाकाहारी को क्या बोलेंगे बच्चों, देखिए जंतु जो अपना भोजन, वे जंतु जो अपना भोजन पौधों को खाते हैं। जंतु जो भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं, वे जंतु जो भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं, वे जंतु जो भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं। वे जंतु जो भोजन के रूप में क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसको, क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, याद रखिएगा, वे जंतु जो भोजन के रूप में किसको खाते हैं बच्चों, पौधों को सेवन करते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। जैसे खरगोश, गाय, भेड़। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप मेन एग्जाम्पल क्या है लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, चल जाएगा। इसके बाद और आपका भेड़ भी है। आप दूसरा पॉइंट क्या होगा, शाकाहारी के बाद क्या होगा बच्चों, मांसाहारी। मांसाहारी में क्या देखते हैं आप, वे जंतु जो वे अपने भोजन के लिए जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मांसाहारी का मतलब क्या हो जाएगा, मांस का सेवन करते हैं। जंतु जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वे जंतु जो अन्य जंतु मांसाहारी, वे जंतु जो अन्य जंतुओं को
भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे देखा वे जंतु जो भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं यानी पौधों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहा है, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा पॉइंट कहा इन्होंने मांसाहारी वे जंतु जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में यानी जंतु को ही खाते हैं और वे जंतु जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी कहलाते हैं। लिख दीजिए द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी। मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण लिख लीजिए बच्चों, जैसे चीता क्या करता है, अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं का सेवन कर लेता है। दूसरे में चीता हो गया, सांप, शेर, मेढक। मेढक हो गया, इसके बाद सांप भी है, शेर भी है। ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए मिलता है जंतु जो मिलते हैं उनको भी सेवन कर लिया जाता है। तो आपका क्या कहलाया, आपका मांसाहारी। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए, शाकाहारी हो गया। और ये पहला पॉइंट था शाकाहारी, ठीक है। ये तो पढ़ चुके हैं शाकाहारी को। तीसरा पॉइंट होगा आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या मनुष्य भी आता है, याद रखिएगा बच्चों। तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी वे जंतु जो अपना भोजन पौधों तथा अन्य प्राणियों से ग्रहण करते हैं। वे जंतु जो अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं के साथ, वे जंतु जो अपने भोजन के लिए क्या कहा है, पौधों तथा अन्य प्राणियों के लिए पौधों तथा अन्य प्राणियों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, इसमें पहला पॉइंट होता है बच्चों मनुष्य, भालू, कौवा। मनुष्य, भालू, कौवा, ठीक है। वे जंतु जो अपना भोजन क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य प्राणियों से प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है, सर्वाहारी। जंतु जो अपना भोजन पौधों तथा अन्य प्राणियों से ग्रहण करते हैं तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, या आप इसमें सर्वाहारी कहलाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाती है, सर्वाहारी कहलाते कि नहीं कहलाते, या इसे और क्या नाम बोला जाता है, तृतीय उपभोक्ता। सर्वाहारी को तीसरा नाम क्या बोलते हैं, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोला गया, मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहा जाता है।
द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी कहा जाता है और तृतीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है, जंतु जो अपना भोजन स्वयं मतलब अपने भोजन के लिए जंतुओं का सेवन करते हैं। शाकाहारी का मतलब क्या होगा, वह जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों का ग्रहण करते हैं तो शाकाहारी कहलाएगा, ठीक है। और मांसाहारी में क्या आ जाएगा, वह वे जंतु जो अपने भोजन के लिए जंतुओं का सेवन करते हैं तो क्या कहा जाएगा आपका मांसाहारी। और तीसरा पार्ट क्या होगा, सर्वाहारी। तो यानी सर्वाहारी मतलब क्या होगा, वे जंतु जो अपने भोजन के लिए जंतुओं और पौधों दोनों का सेवन करते हैं। किसको किसको, जंतुओं और पौधों दोनों का सेवन करते हैं तो क्या कहलाते हैं बच्चों, सर्वाहारी कहलाता है। इसमें एग्जांपल मनुष्य भी आता है, भालू है, कौवा है और एक पॉइंट आपका और है उसको क्या बोलते हैं, कुछ पक्षी भी होते हैं। लास्ट पॉइंट होता है अपघटक। क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट आपका क्या होगा, अपघटक। तो अपघटक तो जानते ही होंगे क्या कहलाता है, जैसे भी आपने उपभोक्ता पढ़ा, वे जीव जो जैविक तथा मृत पदार्थों को तोड़ने में अथवा उनके अंगों को तोड़ने में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपघटक। तो इसकी भी डिफिनेशन लिख लीजिए 4 पॉइंट में, अपघटक। अपघटक का मतलब क्या होगा कि वे जीव जो जैविक तथा मृत पदार्थों को, वे जीव जो जैविक तथा मृत पदार्थों के अणुओं को, मृत पदार्थों के अणुओं को क्या किया जाता है, मृत पदार्थों को तोड़े में लिख लीजिए, मृत पदार्थों के अणुओं को तोड़ने में उपयोग किया जाता है अपघटक। अपघटक कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा बच्चों, जैसे बैक्टीरिया, कवक। बैक्टीरिया, कवक आदि, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें क्या क्या पढ़े हैं इसको जाकर अच्छे से आप पढ़िएगा। इसमें प्राकृतिक वाष्प के अंतर्गत आपने पढ़ा प्राकृतिक वाष्प क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट क्या है, इसके बाद आपने पढ़ा प्राकृतिक वाष्प के घटक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट उसमें से आपने उसके पार्ट पढ़ा, स्वापोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, इसके साथ साथ शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है, सर्वाहारी क्या है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और यदि पॉइंट कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट्स भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड डे।